नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि टारगेट एनटीपीसी बैच चल रहा है मैथ क्लास का, लगातार वीडियोस मिल रही हैं आपको। वीडियो शायद एक आपको संडे को मिली थी, उसके बाद होली आप उम्मीद करता हूं कि होली सबकी अच्छी रही होगी, सबके परिवार में सब खुशहाल और मंगल रहा होगा, सब अच्छे से त्यौहार सबने मनाया होगा, किसी भी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। होली के बाद फिर से आया हूँ आपके सामने लेकर टारगेट एनटीपीसी बैच का क्लास नंबर 2 है ना, क्लास सेकंड है शायद। मेंसुरेशन चल रहा था ट्रायंगल में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्केलेटन ट्रायंगल के बारे में कि वह ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाओं वह ट्रायंगल जिसका या फिर वह त्रिभुज जिसकी बोलना चाह रहे हैं, बार बार जिसका निकलना है, कभी कभार ऐसा होता है स्लिप ऑफ टंग। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों, या फिर तीनों भुजाएं क्या हों, एक समान ना हो, तीनों भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों, उन्हें हम कहते हैं स्केलेटन ट्रायंगल, है ना। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि जैसे अगर किसी भी ट्रायंगल में h अगर दिया है, हाइट दी है, तो क्षेत्रफल के लिए हाफ आधार गुणे ऊंचाई लगा देंगे। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक। वरना ट्रायंगल है, तीनों भुजाएं क्या दी हैं, अलग अलग दी हैं, तो आपको मैंने बताया था हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब है ये अगर ट्रायंगल की तीनों भुजाएं हैं तो इन तीनों भुजाओं का योग और बटा 2, ये क्या कहलाता है, एस कहलाता है अर्ध परिमाप। इसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप। और परिमाप आपको पता था, पेरीमीटर मैंने आपको बताया था कि ये तीनों भुजाओं का योग हम कर देंगे तो वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी आकृति की सारी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो ये इतना चीज़ें मैंने आपको बताई थी। साथ ही आपको पहला एक सवाल भी मैंने कराया था, वो भी बहुत अच्छा सवाल था। आए हुए सवाल सारे लगभग होंगे। अंतावृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का भी फॉर्मूला बताया था। अंतावृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप यानी कि एस। बाह्यवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि a इंटू बी इंटू सी बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल था, सॉरी बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालने का ये फॉर्मूला था, और अंतावृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। इतनी चीजें मैंने आपको अब तक पहली क्लास में बताई थी। आज है क्लास नंबर 2। अंतावृत्त की त्रिज्या को मैंने बताया था स्मॉल आर से डिनोट करिए, बाह्यवृत्त की त्रिज्या को मैंने कहा था कैपिटल आर से डिनोट करिए। उसी स्केलेटन ट्रायंगल में आज हम देखेंगे पहला सवाल जो कि आपके सामने लिखा हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर और एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा दो अन्य भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है ए, बी और सी, ठीक। परिमाप इसका दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सारी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। अब एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो हमने एक भुजा मान ली क्या है 11 सेंटीमीटर बराबर 32, तो a प्लस बी हमारा यहाँ से निकल आएगा 32 माइनस 11 यानी कि 21, ठीक। अब दो अन्य भुजाओं का अंतर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, तो दो अन्य भुजाओं का अंतर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। 26, a का मान आ जाएगा 13 और b का मान आ जाएगा 8, ठीक। तो a बराबर आ गया 13, b बराबर आ गया 8 और c बराबर आ गया 11। योग करके देख लीजिए 32 आ जाएगा, 8 9 3 12 32 आ गया। परिमाप यानी हमारा क्या है 32 आया। हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्केलेटन ट्रायंगल में, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है।
अब s निकालने के लिए तीनों भुजाओं का जो योग है उसका बटे 2 कर देंगे। तो आप खुद जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। परिमाप आपको 32 दिया हुआ, डायरेक्ट आप कर दीजिए 32/2 यानी कि 16। ये करने की जरूरत नहीं है कि आप लिखिए यहाँ 13 + 8 + 11 उसके बाद बटा 2 करिए। अगर सवाल में आपको परिमाप दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट बटा 2 करके s का मान निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ लगता है फॉर्मूला s माइनस a माइनस करेंगे तो 16 - 13 यानी कि 3 आ जाएगा, s - b यानी कि 8 आ जाएगा, s - c यानी कि 5 आ जाएगा। हर एक चीज बार बार लिख के नहीं बताई जाएगी, इतना तो अंडरस्टूड होना आपको चाहिए। इसको लिख लीजिए 8 × 2 3 × 8 × 5, ठीक। 8 बाहर आ जाएगा, 5 या 15 दूना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है आंसर, 8/30। नोट कर लीजिए फटाफट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से सरल तरीकों से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अतः तुम जा समझो आही, महाराष्ट्रीयन भाषा। साफ दिख रहा है, वीडियो क्लैरिटी एकदम साफ है, गुड। बढ़ा रहे हैं लाइट का स्तर थोड़ा थोड़ा, एकदम साफ ही दिखे आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। बच्चों के लिए तो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, वीडियो क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी, ऑडियो क्या होगा, साफ सुनाई नहीं देगा, तो ये सब सारी दिक्कतें होती हैं। तो बच्चा मन लगा के नहीं पढ़ पाता है, और मेरा प्रयास यही है कि आप लोग मन लगा के पढ़िए। टारगेट एनटीपीसी बैच चल रहा है। जो भी एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, 15 अप्रैल से एसआई की वैकेंसी आ जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि ये बैच एसआई वाले नहीं पढ़ सकेंगे, वो लोग भी चाहें तो पढ़ सकते हैं बेझिझक, बिना कोई भी रुकावट के। उनके लिए भी बेस्ट है। आपको मैंने जैसे ही कहा है कि ट्रायंगल अगर पढ़ाना है तो ट्रायंगल की पूरी जानकारी दीजिए, स्क्वायर अगर पढ़ाना है तो स्क्वायर की पूरी जानकारी देगी। जैसे स्क्वायर हम कहते हैं कि सामने की भुजाएं उनकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना, क्यों, यही गलत। रेक्टेंगल में हम कहते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, उनकी बराबर होती है। स्क्वायर में हम कहते हैं कि सारी भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तथा उसमें क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। यही नहीं, जो विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री अंश पे काटते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसी हर एक जानकारी आपको दी जाएगी, यहाँ तक कि वो फॉर्मूले भी आपको डायरेक्ट बता दिए जाएंगे, जिसमें आप सोचेंगे कि पूरी थ्योरी लगाई जाए या फिर बेसिक तरीके से उसको सॉल्व किया जाए, तो उनके भी हम फॉर्मूले आपको बना के देंगे। जैसे स्क्वायर में रास्ता या फिर रेक्टेंगल में अंदर से रास्ता, बीचों बीच रास्ता और बाहर से रास्ता वाले सवाल जितने आते हैं, उसमें कहीं कैरी लगा दिया जाता है, कहीं लाइट लगानी होती है, कहीं कुछ करना होता है, तो ऐसे सवाल के लिए भी डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया जाएगा और उन्हें समझाया भी जाएगा कि वो फॉर्मूले कैसे जनरेट हुए, क्या तरीका था, क्या बेसिक मेथड उसमें लगाया गया, क्या ही हुआ। तो सारी चीज़ें आपको सिखाई पढ़ाई लिखाई जाएंगी। समझ लीजिए बेस्ट है ये एडवांस की क्लास, इससे बेस्ट आपको मिलेगा नहीं कुछ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये देखिए अगला और बेहतरीन सवाल। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसके आधार एवं संगत शीर्ष लंब का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब की लंबाई से यहाँ मतलब है कि हाइट की बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट, ठीक। तो हाफ आधार हमारा हो जाएगा 3x और ऊंचाई को हम मान लेंगे 4x, क्योंकि अनुपात में हमें दिया है और आपको भी पता है कि अनुपात का जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसको निकालने के लिए हमें x का सहारा लेना पड़ता है। और क्षेत्रफल दिया है 1176 सेंटीमीटर, 2 से काट दिए, 3 दूना 6, 196 है, 196 बराबर x स्क्वायर।
3 दूना 6, 6 से हमने क्या किया 11 से क्षेत्र काट दिया तो 196 आया। अब यहाँ x और x बचे जो कि मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर बन जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू 14 आ जाएगी क्योंकि 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का होता है। 30 तक की कम से कम आपको स्क्वायर और उनके स्क्वायर रूट का मान दोनों ही याद होना चाहिए। आपको तरीके भी बताएंगे कि कैसे आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं सरल तरीकों से, वो भी आपको बताएंगे। हर एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब तो क्लास शुरू हो पाई है, अब तो मैं ठीक हो पाया हूँ। अब आपको पता चलेगा कि मैथ किस चिड़िया का नाम है और टफ टफ सवालों को हम कैसे सरल तरीकों से हल कर सकेंगे। तो x का मान आ गया 14, तो हमसे पूछा गया शीर्ष लंब की लंबाई जिसको हमने 4x माना था, यानी कि 4 गुणे 14 यानी कि 56 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर किसका, हाइट, शीर्ष लंब की लंबाई। नोट कर लीजिए फटाफट। बेस्ट तरीके बेस्ट मेथड से पढ़ाना ही मेरा काम है ताकि बच्चों को समझ में आए। गर्मी होने लगी है, पढ़िए फटाफट, नोट करिए फटाफट। बढ़ते हैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए ये अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल, दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात x/y तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a/b है, तो उनके शीर्ष लंब का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही जटिल क्वेश्चन दोनों है। इसमें लैंग्वेज समझ पाना और लैंग्वेज को समझ के हल कर पाना ही इसमें, बहुत बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो बेटा कहा यह गया है कि दो त्रिभुज हैं, ये मान लीजिए, एक का मान लीजिए A1 है क्या क्षेत्रफल, एक का मान लीजिए A2 है, ठीक। तो A1 का क्षेत्रफल और A2 का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हाफ क्या करेंगे बेस इंटू हाइट हम लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट लिखेंगे, ठीक। तो A1 अपॉन A2 के लिए देखिए दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात x/y दिया है, तो B यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और नीचे दूसरे ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा आधार यानी बेस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब यहाँ पे शीर्ष लंबों का अनुपात हमसे पूछा है, तो पहले का हमने h1 माना, दूसरा का हमने क्या माना h2 माना। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये हाफ और हाफ आपस में क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, और ये जो एरिया है उसका मान दिया है a और दूसरे का दिया है b, क्षेत्रफल का अनुपात हमें क्या दिया है a/b, तो पहले का a दूसरे का क्या था b, तो x इंटू h1 अपॉन y इंटू h2, तो h1 अपॉन h2 हमसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा ay अपॉन by, यानी कि h1/h2 बराबर ay/by। यही क्या है इस बात का आंसर, नोट कर लीजिए फटाफट। ay/by लिख दिया, सॉरी bx फ्लो में लिख दिया जाता है bx, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, नोट करिए फटाफट। फिर से एक बार बता देते हैं, देखिए दो त्रिभुज के आधार का अनुपात दिया था x/y तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a/b, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया था a/b दिया था। तो क्षेत्रफल दो त्रिभुज के अगर हम निकालेंगे तो आधार हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट आधार गुणे ऊंचाई, जिसमें आधार का मान दिया था x/y, तो पहले का x दूसरे का क्या था y, हाइट हमने मान ली h1 और h2, तो h1 और h2 हमसे पूछा गया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ay और bx, तो ay अपॉन bx h1/h2 क्या आ जाएगा ay/bx। यही क्या है सवाल का आंसर, नोट करिए फटाफट। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे, क्लास रोज होंगी, इस
बात से आप निश्चिंत रहिए, अब कि क्लासेस डेली नहीं होंगी, क्लासेस डेली होंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट द क्लासेस स्टूडेंट्स विल गॉट क्लासेस डेली। शायद संडे को छोड़ के या फिर शायद हफ्ते में किसी एक दिन छोड़ के, वो कंफर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए कोई ना कोई काम ऐसा लगाता है कि हफ्ते में एक ना तो एक दिन तो छुट्टी हो ही जाती है, तो एक दिन छोड़ के बाकी आपको हर दिन क्लास मिलेगी। संडे को भी हो सकता है क्लास मिले, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप मेहनत से पढ़ते रहिए, इस बार एनटीपीसी आपका ही है। जीएस निरंतर पढ़िए, खासकर रीजनिंग में आपको मैंने बताया था कि रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो बच्चों को आते हुए भी नहीं आती। समझ में आ रहा है? मैथ तो चलिए फॉर्मूले हैं, लॉजिक है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। रीजनिंग में ऐसे ऐसे लॉजिक लगते हैं कि जो सोच भी नहीं सकते। हर एक सवाल के लिए अलग लॉजिक। नंबर सीरीज जैसे सवालों में अगर एक बार बच्चा फंस गया है तो फिर वो फंसा ही रहता है, वो सॉल्व नहीं होगा उससे, चाहे कितनी ही दिमाग वो लगा डाले। एक बार जो ट्रिक बैठ गई उसमें, जो तरीका बैठ गया वो बैठ गया, वरना नहीं। स्लॉग्स वगैरह आप देख लीजिए, तर्क वितर्क वाले सवाल कितने आते हैं, कोई गारंटी नहीं होती कि वो आप सही करके आएंगे, या फिर उनको 100% सही करने की भी कोई ऐसी ट्रिक या फिर नहीं बनी। कुछ भी लॉजिक लग जाता है, अलग अलग तर्क दिए रहते हैं, अलग अलग तरीके दिए होते हैं, कुछ भी लग जाता है। तो रीजनिंग पे मेहनत करिए, रीजनिंग पे बहुत फोकस करिए, बहुत ज़रूरी है रीजनिंग पे फोकस करना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस तरह के सवाल को किस प्रकार जल्दी सॉल्व कर सकेंगे ये हम देखेंगे, वरना इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो लगभग आधा पेज निकल जाएगा आपका। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आपको कई सारे ट्रिपलेट क्या होंगे, याद हो गए होंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है ना। जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा 5, यानी कि 3 3 9 4 चौक 16, और ये क्या हो जाएगा 5 5 25। ठीक, तो एक तो ट्रिपलेट ये हो गया 3 4 5। दूसरा हो गया 6 8 20 8 वर 64, 6 6 36, 10 का स्क्वायर 100, 9 12 15। ये तीसरा ट्रिपलेट हो गया, जिसमें ये आपका हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, सबसे बड़ी वाली साइड। ठीक है, इसमें आप चाहे इसको बेस मानिए, चाहे इसको हाइट मानिए, चाहे इसको हाइट मानिए, चाहे जिसको बेस मानिए, लेकिन हाइपोटेन्यूज साइड, ये साइड आपको हमेशा पता है क्या होगी, बड़ी होगी। दोनों भुजाओं से ये हाइपोटेन्यूज साइड क्या होगी, हमेशा बड़ी होती है। ठीक, ये एक हो गया 12 16 20। ये वाला सही है कि नहीं, ये हमें हमेशा डाउट रहता है। 225 प्लस 400 625। ठीक है, ठीक, ये कुछ क्या है, ट्रिपलेट है हमारे फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर ऐसे सवाल जो दिए गए हों। और भी हैं जैसे 8 15 17, 5 12 13, 20 21 29। ठीक, अभी इतना नोट कर लीजिए, और मुझे याद नहीं आ रहा, नोट करिए फटाफट। ये कुछ क्या है, हमारे ट्रिपलेट हैं, ट्रिपलेट। आठ 15 17, 5 12 13, 20 21 29, 5 2 7, 7 24 25। ये भी आप नोट कर लीजिए। इतने ट्रिपलेट आप पहले नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे लगेंगे या कैसे सॉल्व होंगे। दोनों तरीके आपको बताएंगे। ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम रिलैक्स वे में। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। अब कई लोगों को जो ट्रिपलेट मैंने लिख के दिए हैं उसके अनुसार आंसर भी पता हो गया होगा, लेकिन मैं आपको 2 4 चीज़ें और सिखाना चाहता हूँ। देखिए पहले पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर इसको हाइट भी कह दीजिए आप, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कैपिटल H स्क्वायर।
परपेंडिकुलर या फिर हाइट, दोनों ही आप कह सकते हैं। तो देखिए हमें दिया है किसी त्रिभुज का परिमाप अगर 40 सेंटीमीटर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें दिया है 40 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमें दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 40 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर दी हुई है, तो सबसे लंबी भुजा आपको पता है हाइपोटेन्यूज होती है, तो वो क्या दी हुई है 17 सेंटीमीटर दी हुई है। लाल बटे कक्का कर्ण, सबसे लंबी भुजा क्या दी हुई है, कर्ण आपको दी हुई है, परपेंडिकुलर, हाँ हाइपोटेन्यूज को ही कर्ण कहते हैं, सही हूं मैं हिंदी मीडियम। 17 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, तो आप मान लीजिए ए बी और ये क्या थी 17 बराबर 40, तो a प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 23, 40 माइनस 17 यानी कि 23। अब आप देखिए दूसरे तरीके से कि क्षेत्रफल आपको 60 सेंटीमीटर दिया है और राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर नहीं राइट एंगल है तब भी आप क्या लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, और वो क्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया है, तो हाफ एक्स इंटू एक्स मान लीजिए अगर, या फिर एक्स इंटू वाई मान लीजिए, तो x इंटू वाई का जो मान होगा वो 120 होगा, या फिर इसको a और इसको b मान लीजिए, तो a और b का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 120 होना चाहिए, यानी कि जो लंब है और जो आधार है या फिर हाइट और आधार का जो गुणनफल है वो 120 होना चाहिए। तो इसलिए आपको, और एक आपको सबसे लंबी भुजा क्या दी हुई है 17 दी हुई है, तो आपको यहाँ से निकालना होगा कि अगर सबसे लंबी भुजा 17 दी हुई है तो बाकी दो भुजाएं 8 और 15 ही होंगी जिनका गुणनखंड क्या होगा 120 सेंटीमीटर होगा। और आप a प्लस बी अगर रखेंगे तब भी 8 प्लस 15 रखेंगे तो ही 23 आएगा। साथ में हाफ बेस इंटू हाइट 15 इंटू, तो ये 4 हो जाएगा, 15 चौको 60 बराबर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ट्रिपलेट इसलिए ही आपको याद करना पड़ेगा ताकि इन सवालों को आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो इसमें जो आंसर हमारा होगा वो पूछा गया है सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा 8 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए फटाफट। ये ट्रिपलेट के तरीके हैं जिनसे सवाल को आप क्या कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ट्रिपलेट आप लोग याद जरूर करिए। नोट कर लिए फटाफट। फिर इसी टाइप पे आपको अगला सवाल भी कराते हैं। ट्रिपलेट के अलावा मेरे ख्याल से सरल मेथड तो कोई है नहीं, वो फिर लॉन्ग मेथड ये हो जाएगा कि आधार और ऊंचाई आप कुछ मानिए, चाहे एक्स ए एक्स चाहे बी एक्स मानिए, फिर वो यहाँ पे निकल के आएगा 25 15 8 120, 2 दूनी 4 दूना 8, 2:15 आएगा, नहीं नहीं 2:4 पता नहीं। ट्रिपलेट से ही आप इन सवालों को करिए, आसान तरीक़ों से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे कोई लंबे लंबे सवाल आते भी नहीं है ट्रिपलेट से कि आप लोग सॉल्व ना कर सकें, छोटे छोटे सवाल आएंगे और इतने बड़े बड़े ट्रिपलेट भी नहीं पूछे जाएंगे कि आप लोग उनको हल ना कर सकें या फिर आपके दिमाग से बाहर ही हैं वो, ऐसा भी नहीं आएगा। इसी पे अगला सवाल नोट करिए फटाफट, जो कि ये रहा। अब देखिए अगला सवाल, किसी त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 20 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे लंबी भुजा अगर क्या है 20 है, हाइपोटेनस क्या है 20 है, तो अभी आपको मैंने एक बताया 12 16 20 है ना, बताया कि नहीं, वरना परिमाप जब आप निकालेंगे 12 प्लस 16 प्लस 20 बराबर 12 16 28 और 20 48। क्षेत्रफल जब निकालने की बात आएगी तो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ बेस अपना हो गया 16 इंटू 12, 8
12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए, यही होता है जब आपको ट्रिपलेट याद होते हैं। यानी कि जो आंसर हमारा होगा, सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो 12 सेंटीमीटर होगी। यही क्या है सवाल का आंसर। नोट करिए फटाफट, 12, 16, 20। बहुत सरल है, सवाल देखते ही आप लोग आंसर बता देंगे। ट्रिपलेट आपको याद हो है, नहीं याद होंगे तो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया होगा, नहीं बताया तो देखिए, जैसे 3, 4, 5 है तो 3 का पहाड़ा यहाँ पढ़ लिए, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15। ठीक है, अभी यहाँ तक रखिए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 55 25। ठीक, और जो वो वाले बताए थे 8, 8 15 17, 20 21 29, 5 12 13 और 7 24 25। इन्हें आप याद कर लीजिए। इनको याद करने की कोई भी ट्रिक नहीं है मेरे पास, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, उसका हो जाएगा 441, है ना। तो 1 4 और 8, ये क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा। नोट करिए फटाफट। सबसे सरल मेथड है ट्रिपलेट मेथड। ये भुजा कहलाती है हाइपोटेन्यूस। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये हो जाता है बेस, ये हो जाता है परपेंडिकुलर, या फिर बहुत लोग इसे ऊंचाई हिंदी में लंब ये आदि से भी कहते हैं। लाल बटे कक्का, हिंदी में कहते हैं लाल बटे, हाँ लाल बटे कक्का। लंब आधार कण, है ना, और कक्का यानी कि कण कण आधार ऊपर होता है, लंब आधार लंब। नोट करिए, ये ट्रिपलेट आप लोग याद करिए, इतना ही याद करिए, इससे बाहर के सवाल नहीं आएंगे। बाकी जो आएंगे वो डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूछे जाएंगे, जिनमें आपको बाकायदा निकाल के सॉल्व करके ही आंसर आप लोग निकाल पाएंगे। उससे आप लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा। बेसिक मेथड्स वो लगेंगे। मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, या कुछ भी है, उसमें आपको बेसिक पता होना ही चाहिए। मेंस में वही बेसिक काम आता है। सॉरी, मैं एसएससी पे चला गया, मतलब रेलवे में भी आपको वही मदद करेगा, हल्का फुल्का बेसिक है। बेसिक अगर आपको याद है तो आप लोग ट्रिक बना लेंगे खुद ब खुद। बेसिक को छोटा करते जाइए, छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, ट्रिक बन जाती है। सबसे सरल मेथड। उम्मीद करते हैं ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे, साथ ही साथ आपको इनका जो तरीके थे वो भी आप लोगों को पसंद आए होंगे। बेस्ट मेथड है, सबसे सरल तरीके हैं। किसी को अगर इसका बेसिक चाहिए हो तो वो भी मुझे बताए। बेसिक काफ़ी लंबा है, कोई ज़रूरत नहीं उसको लगाने की। जो मेथड मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही आप लगाइए। इन 2 सवालों के अलावा कोई भी तीसरा सवाल अगर आ भी जाता है तो वो भी इन ट्रिपलेट्स के बाहर नहीं आएगा रेलवे में, इस बात की गारंटी मेरी है। समझ में आ रहा है? इस सवाल के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे RPFSI हो, चाहे NTPC के लिए हो, LP के लिए नहीं कहेंगे लेकिन NTPC और RPFSI के लिए ज़रूर कहेंगे, जो भी आपके जानने में तैयारी कर रहे हो उन तक वीडियो पहुंचाएं। और ये मेथड्स नए नए जो भी मैं बता रहा हूँ ये भी आप पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी बेस्ट मेथड से तैयारी कर सकें। उन्हें भी एग्ज़ाम में सवालों का जो
टफ सवाल होते हैं जिनमें दिमाग काम नहीं करता बच्चों का कि क्या तरीके लगेंगे, वो सवाल कम समय में हो उनसे भी। रीजनिंग पे आप लोग ध्यान दीजिए, जीएस पे आप लोग ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है? 100 सवाल आते हैं, मैंने आपको बताया 30-40 का पोर्शन आएगा, 40 क्वेश्चन जीएस करेंगे जिसमें करंट हो सकता है 10-12 आ जाए, हो सकता है 2 ही 4 आए। रेलवे वालों का कोई भरोसा नहीं। पिछले साल के पिछले साल के पेपर मैंने उठा के देखे थे, आरपीएफएसआई के भी, उसमें भी कई पेपर में तो 10-10, 12-12 करंट अफेयर भरे हुए हैं, कई सवालों में बहुत ज़्यादा, कई पेपर में बहुत ज़्यादा 2 ही 3 भरे हुए हैं। एनटीपीसी में भी करंट तो आएगा ही आएगा, 5-6 सवाल तो आप लोग फिक्स ही मानिए, 40 में से जरूर आएंगे। रीजनिंग में आप लोग बहुत मेहनत करिए, मैं तो यही कहूँगा कि रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत करिए। रीजनिंग अगर फंस गए ना तो बेटा मैथ भी नहीं लगा पाओगे। रीजनिंग बहुत रुला देती है रेलवे में, तो रीजनिंग आप लोग जरूर लगाएं, बहुत मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को आप एंजॉय करिए।